सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12 की अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज 2024 और 25 के हिसाब से जो पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के बच्चे हैं ना, उनके लिए एक नया टॉपिक सेकंड चैप्टर में अपडेट हुआ है, विच इज़ नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी। क्लास 12 में दो बुकें हैं, उन दोनों बुकों के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अपडेट हुए हैं। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में काफ़ी लंबे समय से एनसीईआरटी जो है मेंशन नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया इसके बारे में, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये अपडेट हुआ है। अब किस चैप्टर में अपडेट हुआ है? कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, सेकंड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, उसमें ये टॉपिक अपडेट है और आपको इसे पढ़ना ज़रूरी है। अब दोस्तों, ब्रिक्स क्यों है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ब्रिक्स है ना, वो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि अमेरिका को चैलेंज करने वाला एक नेशन हो सकता है जो उभर रहा है और चैलेंज कर रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका को। अब वो किस प्रकार से चैलेंज कर रहा है, इंडिया का इसमें क्या रोल है, अमेरिका को इसका पार्ट क्यों नहीं बनाया गया है, ये ब्रिक कब था, ब्रिक्स कब बन गया, ऐसे बहुत सारे हम इसमें फैक्ट लेके आने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका भी एक कंट्री है। चाइना आप देख सकते हो इसका मेंबर पार्ट है। ये 2009 के अंदर फॉर्म हुआ था। शुरुआती समय में इसका नाम जो था ब्रिक था, लेकिन बाद में ब्रिक्स बन गया। 5 मेंबर इसके जो हैं क्या कहते हैं ऑफिशियल रूप में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज, रशिया, हिंदी, चाइना और इंग्लिश है। स्टेट लीडर वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जार बोल्सोनारो, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, साइरिल रामापोसा, जो भी नाम है, ये अलग अलग लीडर्स के नाम हैं जो अभी इसके हेड बने हुए हैं। ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समझौते के लिए ये एक तरीके से संगठन बना हुआ है। अब दोस्तों, मैप में अगर आप देखो तो ये सारी कंट्री यहाँ पे है। 2006 के अंदर ये पहले ब्रिक्स था, ओनली ब्रिक था, लेकिन 2009 तक ये ब्रिक्स बन गया। यानी कि जो साउथ अफ्रीका आपको छोटी सी कंट्री दिखाई दे रही है, ये 2009 के अंदर जुड़ी थी, इसीलिए बाद में जाके ब्रिक्स बन गई। अब ये वैसे कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ये कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज दे सकती है। वो किस प्रकार से देती है वो समझते हैं। 2009 के अंदर पहली बैठक दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए हुई थी और इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। अगर आपको एनसीईआरटी में छोटा सा वर्ड ये मिल जाएगा तो फिर भी आप समझ जाओगे कि ये नया टॉपिक यही था। उसके बाद होता क्या दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि आर्थिक, सहयोगात्मक और वितरित एक तरीके से सहयोग देने के काम इसमें करी गई है। ये नॉन इंटरफेरेंस और इंटरनल पॉलिसीज में हमेशा नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं तो चाइना उसके मामले में दखल अंदाजी किसी भी प्रकार से नहीं देगा। वो एक अच्छी बात नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी में बताई गई है। दूसरी बात, म्यूचुअल इक्वालिटी रहेगी, आपसी समानता इनके बीच में रहेगी। और ये सभी कंट्री मिलके अगर आप देखो तो क्या क्या इंटरनेशनल लेवल में बड़ा करके दिखा रही है। जैसे अगर ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ दे तो लगभग 42% पूरी दुनिया की आबादी का आधे से आधा हिस्सा इनके पास है। चाइना और भारत को मिला ले तो वैसे ही दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश तो हमारा ही है। ऊपर से रशिया इसमें आ गया, दक्षिण अफ्रीका इसमें आ गया, ब्राज़ील इसमें आ गया, तो 42% पूरी जनसंख्या का हमारे पास ही जनसंख्या का होल्ड है। पूरी दुनिया की जीडीपी में से अगर 23% जीडीपी हटा दें तो इन 5 देशों की 23% जीडीपी है। पूरी दुनिया का 70% अगर ज़मीन है तो 30% ज़मीन हमारे पास है, मतलब इन 5 कंट्रियों के पास है। और दूसरा, पूरी कंट्री का 18% ट्रेड ये लोग आपस में मिलके करते हैं, पूरे वर्ल्ड का। तो आपस में अगर हम डेटा देखें तो ये डेटा कम नहीं है, डेटा बहुत ज़्यादा है जो हो रहा है। 2009 के अंदर से लेकर इसका सम्मेलन पहली बार रशिया के अंदर हुआ था। उसके बाद से लेकर 2020 लास्ट रशिया तक सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। अभी 2021 का रह गया, 2022 का रह गया, 2023 का रह गया, 2024 चल ही रहा है।
देखो ब्रिक्स का सम्मेलन कब होता है और नरेंद्र मोदी के अंडरटेकिंग में ये सम्मेलन होगा या नहीं होगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके बाद भी सम्मेलन हुए हैं, लोग आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। कोरोना टाइम पीरियड में तो ये लोग आपस में नहीं मिल पाए, तो इन्होंने वीडियो कॉलिंग पे हाय हेलो सभी से मुलाकात करके बातचीत कर ली और ख्याल पूछ लिया कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है वगैरह वगैरह। लेकिन अगेन समय समय पे इनका समिट होता रहता है, प्रेजेंट टाइम पे ये अभी भी है। अचीवमेंट की बात करें तो ये इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर भारत अपनी बात रख सकता है चाइना के लिए, साउथ अफ्रीका बात रख सकता है और साथ साथ में दूसरे और लोग इसमें बातचीत अपनी रख सकते हैं। ग्लोबली लेवल पर इसने काफ़ी अच्छी पहचान बनाई है हमारी और अमेरिका को चैलेंज दिया है। चैलेंज देने का मतलब क्यों? क्योंकि यूएस अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता है और ये ब्रिक्स बनाना उनके लिए एक जीत जैसा है। ब्रिक्स को अमेरिका के डोमिनेंस से बाहर रखा गया है जिससे वो काफ़ी अच्छे लेवल पे अपने आप को डेवलप रख सकते हैं, ये ज़रूर याद रखना। ये थिंक टैंक की तरह ही काम करता है क्योंकि कोऑपरेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक गवर्नेंस, शेयर द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन और साथ में रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। ब्रिक्स ने जैसे आईएमएफ दुनिया के सबसे बड़े बैंकों को होल्ड करता है, उनके पावर को, उनकी शक्तियों को होल्ड करता है, ऐसे ही इन 5 कंट्रियों ने मिलके ब्रिक्स का एक अलग से बैंक बनाया ताकि अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका को पैसे की ज़रूरत है और वर्ल्ड बैंक उसे पैसा नहीं देता है तो वो ब्रिक्स बैंक से भी पैसा ले सकता है सस्ते दामों में। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस भी हैं और लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, वो समझनी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मेंबर कंट्रीज लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एक्शन। 5 की 5 जो मेंबर कंट्री है उनके पास कॉमन पॉलिसी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए चीन भारत का साथ नहीं देता लेकिन पाकिस्तान का साथ देता है, तो कॉमन पॉलिसी दोनों की हो ही नहीं सकती, कॉमन आइडेंटिटी दोनों की हो नहीं सकती। मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्री ने पॉइंटेड आउट ये करा है कि चाइना जो है हमेशा ब्रिक्स में या ब्रिक्स की इकोनॉमिक में अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वही देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे चाइना को ब्रिक्स के अंदर मोस्ट पावरफुल माना जा रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक इन रेगुलेशन रही है काफ़ी कंट्रियों के बीच में अपने मैटर ऑफ कंसर्न्स को लेकर। जैसे एग्जांपल के लिए पर कैपिटा इनकम हर किसी कंट्री का अलग है, हर किसी कंट्री का फॉरेन रिजर्व अलग अलग है, तो भैया पैसा एक जैसा हर कोई नहीं दे सकता। कंट्री आर एक्टिव ओनली इन इकोनॉमिक फोरम बट लाइक इन वॉइसिंग कंसर्न ऑफ ग्लोबल इशू। ये लोग आपस में आर्थिक सहयोग के लिए तैयार हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या मैं कहता हूँ क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं तो ये 5 कंट्रियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे यूएन देखने को मिलता है। अब भारत में इसका क्या रोल रहा है? इंडिया जो है मेजर इकोनॉमिक रहा है 5वें नंबर पे हमेशा के लिए। 2016 में हमने 2012 में ये सबमिट करवाया था इन लोगों का इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो बहुत अच्छी बात ये रही कि हमने सक्सेसफुली 2 सबमिट करवाए। अगर अच्छा रहा तो हम तीसरा भी करवा पाएंगे, देखते हैं। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री बना इन 5 कंट्री में से जिसने स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट देखी थी। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में चल रहा था लेकिन इंडिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़िया रही थी। इंडिया सक्सेसफुली स्पेस प्रोग्राम, मास मिशन और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इनके साथ जुड़ के, तो इंडिया का बहुत अच्छा रोल रहा है और इंडिया काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये ब्रिक्स के बारे में था थोड़ा बहुत, जो ऑफकोर्स आपके पेपर में आएगा, पूरे के पूरे चांस हैं। कितनी कंट्री हेड है, कौन कौन हेड है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ मीटिंग हुई थी, इसको थिंक टैंक क्यों कहा जाता है और ये किस तरीके से दूसरे पिलर पे काम कर रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसके क्या क्या अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। सो ये था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आई होप दैट यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रिक्स और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।